Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture we will talk about energy. छोटा सा लेक्चर होगा बिल्कुल, ठीक है, गौर से सुनिएगा. Energy is very important topic regarding to papers, regarding to tests, regarding to possibly everything. ठीक है. First of all, you need to understand what is energy. ठीक है. अभी मैं यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन फिर भी आज आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ाते हैं. अच्छा, energy. The energy is an important and fundamental concept of in a science. फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही. फंडामेंटल का मतलब क्या है? देखें, एनर्जी आपने शुरू से ही पढ़ा होगा कि एनर्जी इज दैट एंटिटी दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती, बट दैट कैन ट्रांसफॉर्म ऑन वन शेप टू अनदर शेप. कुछ भी, यानी कि एक एनर्जी है चेंज हो जाएगी, लेकिन दूसरी एनर्जी बन सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी. ठीक है. अब देखें, जो नेक्स्ट लाइन बता रहा है कि व्हेन वी से दैट द बॉडी हैज एन एनर्जी वी मीन दैट इट हैज एबिलिटी टू डू वर्क. ठीक है. एनर्जी का मतलब यह है कि उसके अंदर कुछ काम करने की सलाहियत है, वर्क करने की सलाहियत है. और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज वर्क. दैट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन, when a force is applied in a direction, then the body moves in that direction also, then we say that the work is done. W is equal to F multiplied by S. ऐसा ही है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस जो हमने फोर्स अप्लाई की थी और उसने डिस्टेंस कवर किया, वर्क डन हो गया. ठीक है. वर्क डन किस वजह से हुआ? क्योंकि उसके ऊपर हमने एनर्जी अप्लाई किया. ठीक है. एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ. ठीक है. अब बात यह है कि वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, सो इट पोजेसेस एनर्जी. अब देखें, पानी अगर मैं ऊपर से गिराता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो वो ऊपर से ऑटोमेटिकली गिर जाएगा नीचे, जारी सी बात है, ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. प्लस ये है कि वाटर के अंदर एनर्जी होगी कुछ ना कुछ. जब तक वो जमीन तक पहुंचेगी नहीं, तब तक उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होगी. वाटर जमीन तक पहुंच गया, उसकी एनर्जी हो गई जीरो. ठीक है. उसके बाद उसने और नीचे नहीं जाना. ठीक है. तो वो वहीं पर स्टे कर जाएगा या स्टेबल हो जाएगी. इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी जो भी है वो वर्क डन कराने में सबसे ज़्यादा उसी का हाथ होता है. एनर्जी का, किसी भी अगर बॉडी के अंदर एनर्जी है, उसके अंदर वर्क डन करने की सलाहियत है. नहीं एनर्जी तो नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इंसान की एग्जाम्पल दी जाए कि इफ अ ह्यूमन हैज़ अ एनर्जी, एनर्जी मतलब उसके अंदर ताकत है, जान है. ठीक है. तब तक वो कोई ना कोई काम कर सकता है. जब उसके अंदर जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, मरा हुआ बंदा क्या कर ले? वर्क कोई भी काम कर सकता है? नहीं कर सकता. एग्जैक्टली एज इट इज, यही काम हर बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है. दैट पोजेसेस सम एनर्जी. अगर उसके अंदर एनर्जी है तो वो वर्क डन कर सकता है, अगर नहीं है तो नहीं कर सकता. ठीक है. अब एनर्जी देखें, अभी तो 9th क्लास है. अभी हम इसके आगे बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ेंगे. साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है. ठीक है. उसके बाद अब देख लें, हीट भी एक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, बहुत सारी एनर्जीज का मतलब डिफरेंट नाम है. ठीक है. अब जिस तरह देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैं आप घर में बल्ब लगाते हैं या हीटर चला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर चला रहे हैं. अब देखें, बल्ब के कंडीशन में इफ यू टर्न ऑन द स्विच, the electrical energy is converted into light energy. It means that the energy is converted from one uh, shape or form to another shape or form. ठीक है. इसी तरह जब आप इलेक्ट्रिकल हीटर चलाते हैं, व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी. सेम एनर्जी, उसका शेप एंड फॉर्म सिर्फ चेंज हुई है, लेकिन एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है, जाया नहीं हुई, ना हमने क्रिएट किया. ठीक है. अब देखें, एक छोटी सी इधर जो सुर्खी में लिखा हुआ है, अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज केपेबल टू डू वर्क. अगर वो काम करने की उसके अंदर सलाहियत है, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर एनर्जी है. ठीक है. राइट साइड पे देखें, दो तस्वीरें बनी हुई, 6.3, 6.4. 6.3 मैंने आपको पहले बता दिया, वाटर वेव्स. अगर वाटर ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ड्यू टू ग्रेविटी, तो वाटर के अंदर भी एनर्जी है. इसी तरह हवा या विंड एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो बोट्स को चलाती हैं. ठीक है. आपको महसूस होती है हवा, जब तेज चलती है हवा तो महसूस होती है.
अब हवा के अंदर भी एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं विंड एनर्जी, जिसकी वजह से टरबाइंस भी चलते हैं, जो विंड टरबाइंस होते हैं वो भी चलते हैं। जो बोट्स होती हैं, सेलिंग बोट्स हो गई, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब पर्दा लगा हुआ था, जिसके ऊपर अगर हवा पड़ेगी तो उसको धकेल के आगे ले जाया करेगा, तो वो भी अब क्या हो गया, विंड एनर्जी की ही वजह से उसके अंदर मूवमेंट हो रही है। इट मीन्स के विंड एनर्जी जब बोट के ऊपर अप्लाई हुई, उसने उसको वर्क किया, जिस साइड पे विंड की डायरेक्शन है उसी साइड पे आपकी बोट भी चलेगी। वो अलग बात है कि ये इसके अगर मैं शाफ्ट को थोड़ा सा डायरेक्शन कर दूं तो वो खैर वो बोट्स के अंदर तो काफ़ी सारी और टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मुझे खुद इतना आइडिया नहीं बोट्स का, ठीक है। बट on to the coming lectures we will be talking about mechanical energies. अब मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में भी बहुत पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको नाइन्थ के अंदर इतना डिटेल में समझा दूंगा कि आपको अगले 2-3 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर और ज़्यादा समझने की या इसके अंदर और रिसर्च करने की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने ध्यान से समझना है, दिल लगा के समझना है, वो खाना पूरी नहीं करनी है, मोबाइल चला के आप चले गए, ठीक है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी से हम स्टार्ट करते हैं। 4.10 नहीं हुआ था, वो मैं करवा देता हूँ, इसलिए क्लास के एंड पे करा देता हूँ, छोटा सा ये वो न्यूमेरिकल जो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी, अब देखें दो किस्म की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हमने एक चीज चैप्टर पढ़ा था पूरा, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स वाज द स्टडी ऑफ मोशन, कोई भी सारी चीजें जितनी भी मोशन में थी, स्ट्रेट मोशन, कर्वी मोशन, उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन, सारा वो जिगजैग मोशन, ये सारी की सारी काइनेमैटिक्स में आती है। वहीं से निकला काइनेटिक एनर्जी। इट मींस के कोई भी बॉडी जिसके जो मूव कर रही है, ठीक है, उस मूवमेंट की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके चलने की वजह से जो उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अगर आप भाग रहे हैं, आपके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर रॉक मैंने अब छत से फेंका नीचे की तरफ, तो वो मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो जब तक वो गिर रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब हम इसको ये वाला अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कोई भी चीज मूव कर रही है उसके अंदर की जो एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब हम पोटेंशियल एनर्जी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे तो आपको इन दोनों चीजों की इतनी सही समझ आ जाएगी, ठीक है, आप फिर इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, और काफी सारी एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को ये चीज बता दूंगा। अच्छा, अब देखिए बुक वाला क्या कहता है कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, वी कैन यूज विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स। अब जब हवा चल रही है तो उसको हम क्या देते हैं, विंड। अब उसी विंड से हम काफ़ी सारा काम करवा सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि बोट्स वगैरह जो हैं वो चल सकती हैं, विंड मिल्स चल सकते हैं। विंड मिल्स का मतलब वो जो आपने देखा होंगे बड़े बड़े पंखे लगाए होते हैं बिजली के लिए, और जब हवा आती है तो वो जब घूमते हैं तो उसके पीछे टरबाइन लगा होता है, ये मोटर लगी हुई होती है, वो उसके घूमने से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब देखें उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से या उस विंड एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब वो जब उसके पर वगैरह पंखे वगैरह हिले तो वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब देखें 3 से 4 चीजें कन्वर्जन हो होकर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, ठीक है। दूसरी बात उसने बताई है कि सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज। वुडन लॉग्स का मतलब जो लकड़ी के फटे होते हैं, ठीक है, या टूटी हुई जो उसको क्या कहते हैं, दरख्त होते हैं, पेड़ बूटे, वुडन लॉग्स का मतलब ये, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो वाटर के अगर ऊपर आप वो रखेंगे तो वो पानी उठा के इधर से जहां तक पानी जा रहा है वहां तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया कि पानी के मूवमेंट की वजह से उसने एनर्जी वुडन लॉग के ऊपर ट्रांसफर की। अब उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी आई और वुडन लॉग को उसने उठा कर दूसरी जगह पर फेंक दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि पानी जब चल रहा है, अगर चलते पानी में बीच में अगर कोई एक टरबाइन रख दूं, टरबाइन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो घूमने वाली, ठीक है। मैं यहाँ पर ना आपको एक छोटी सी एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, आई होप कि समझ आ जाएगी आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की मैं एक
बॉडी बनाता हूँ ऐसी, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं इसको, यहाँ पर मैं एक इसको रॉड लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं फिर से यही काम कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक जनरेटर लगा देता हूँ, या जिसको क्या देते हैं आप, मोटर। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, जी। जनरेटर से मैं डिनोट कर रहा हूँ जी से, जनरेटर। अगर यही चीज मैं अगर पानी के अंदर रखता हूँ तो वाटर फ्लो कर रहा है, मैं वाटर का कलर ले लेता हूँ, ठीक है। दिस ब्लू लाइंस रिप्रेजेंट वाटर। अगर ये पानी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फ्लो है, ये पानी इस साइड पर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या होगा कि ये ब्लेड के साथ टकराएगा पानी, ये ब्लेड हो जाएगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, अगला ब्लेड आएगा वो भी रोटेट होता रहेगा, यानी कि ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। इसके घूमने से क्या होगा कि जनरेटर के साथ जो शाफ्ट है वो भी घूमेगी, जनरेटर की शाफ्ट घूमने से क्या होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। एक तो कहानी बात ये होगी, या फिर दूसरी बात ये है कि इसी तरह ऐसे टरबाइन लगा हुआ आपका, ठीक है। टरबाइन बेसिकली इस तरह ब्लेड्स होते हैं बड़े बड़े से, ठीक है। अब मैं पानी ऊपर से गुजारने के बजाय इधर से ऊपर से नीचे फेंकता हूँ, फ्रॉम डाउनवर्ड्स अप, ठीक है। लेकिन मैं फेंकता सिर्फ इधर से, ये वाली दो, इधर से मैं पानी नहीं फेंकता है, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको मैंने हाउसिंग में रखा हुआ, लेकिन सिर्फ इतना सा टरबाइन बाहर है, ठीक है, इतना सा टरबाइन बाहर। अब क्या है कि पानी पड़ेगा तो सिर्फ इस जगह पे पड़ेगा, बाकी नहीं। जब इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो ये इसको धकेल के घुमाना स्टार्ट कर देगा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जब इसको पानी पड़ेगा तो ऐसे गिरेगा, घूमेगा। अब अगर मैं इसके साथ जनरेटर लगा दूं, अब क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ जनरेटर लगा दूं तो अब ये भी टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर विल आल्सो मूव या रोटेट, देन द जनरेटर विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्स। डैम के ऊपर यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कैसे, ये देखिए बहुत बड़े बड़े डैम्स बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर स्पिलवेज बने होते हैं छोटे छोटे से, ये शक्लें बनी होंगी जहाँ से पानी निकलता है, टरबाइंस लगे होते हैं नीचे। जब पानी यहाँ से गिर के नीचे आता है, इधर इन पे प्लेट्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये फिर ब्लेड्स घूमते हैं, जिसके हर ब्लेड के पीछे एक जनरेटर लगा होता है, काफी बड़ा सा एक जनरेटर लगा होता है। इधर भी जनरेटर होगा, इधर भी जनरेटर होगा, एंड सो फोर्थ, हर जगह पे जनरेटर होगा। जब पानी इनके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा कि ये टरबाइंस घूमते हैं, जिसकी वजह से वो जनरेटर घूमता है, जिसकी वजह से पानी बिजली प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि पानी से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। समझाई इस चीज की, ये शायद आपको बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा पहले ही, ये मैं मिटा देता हूँ। तो हो गया, हम कहाँ से कहाँ पर आ गए, हम देखा भी नहीं, ठीक है। अभी ये उसकी बात हो रही कि एंड यूज टू ड्राइव टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की यही बात है कि अब देखिए जिस तरह ये टरबाइन मैंने बनाया हुआ है, तो टरबाइन अगर पानी से चल रहा है तो अगर मैं इसको हवा से भी चला सकूं, इस पर इस ब्लेड्स की जगह पे मैं पंखा लगा दूं, अब मेरे से तो नहीं बन रहा पंखा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे फैन एक बना दूं, ठीक है, और हवा की डायरेक्शन से ये मूव करे, ये रोटेट करे, अगर मैं इसके पीछे रोटेशन के पीछे एक जनरेटर लगा देता हूँ, ठीक है। जब ये घूमेगा तो यानी पंखा घूमे तो इसी के साथ साथ ये जो इसकी शाफ्ट के साथ जनरेटर लगा हुआ है, शाफ्ट भी घूमेगी साथ साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जनरेटर की जो शाफ्ट अगर घूम रही है तो इसका ये मतलब है कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से हम हवा से भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो इसने ये बात इधर किया, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसने नहीं बताया, मैंने बता दिया, ठीक है। द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ हिज काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड अप, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जिस्म में एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जब आपको भूख लगती है, इसका ये मतलब है कि आपकी जिस्म से एनर्जी कम हो चुकी है, ठीक है। और जब तक आपकी एनर्जी है जिस्म में तब तक आप काम कर सकते हैं, जब एनर्जी खत्म होगी आपकी जान, जिस्म से जान निकल जाएगी, ठीक हो गया। बेसिकली यही काम सब बॉडीज के साथ होता है, सिर्फ लिविंग बॉडीज के साथ, इंसानों के साथ नहीं है। अगर किसी भी एक बॉडी के अंदर एनर्जी है तो वो काम कर सकती है, ये करती रहेगी,
जब उसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, यानी उसको मूवमेंट कम करना बंद कर दी, इसका ये मतलब है कि उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, या फिर उसके अंदर मूवमेंट वाली एनर्जी खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आगे, इसी के बारे में न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। अब एक बॉडी है जिसका कोई ना कोई वजन होगा, ठीक है, और वो मूव कर रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल तो नहीं, खैर इसको हम कह देंगे डेरिवेशन, ये डेरिवेशन। अब बॉडी अगर मूव कर रही है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर बाद जाके वो रुक जाती है, लेकिन उसने डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर किया, दैट इज गिवन एज एस। ठीक है, और रुकी भी किस वजह से है, क्योंकि आइडियल कंडीशन नहीं होती हमारे पास दुनिया में, तो आ, कोई ना कोई उसके पास अपोजिंग फोर्स लगी होगी, ब्रेक्स होंगी, कोई ना कोई फ्रिक्शन होगी, या अपोजिंग फोर्स जो भी कह दे उसको, ठीक है। जब तक वो बॉडी मूव कर रही थी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, जो वो रुक गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, यानी कि उसके पास कोई और ज्यादा चलने की सलाहियत नहीं है, ठीक है। चलने की सलाहियत को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दैट, ये मैं जरा इसको साइड में कर दूंगा, आपको क्लियर नजर आ जाए। अभी देखें, ये वाला सारा आप लोगों को ये वाला होमवर्क होगा आप लोगों का, ये वाला पेज जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा, सिर्फ इतना सा पेज, ज्यादा नहीं। रफ कॉपीज पे कर ले, नीट कॉपीज पे कर ले, आई डोंट केयर, लेकिन करना आपने एक दफा। खैर, अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, अगर है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ये कोई भी एनर्जी है उसके अंदर, तो उसके अंदर वर्क डन होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि उसकी मोशन की वजह से होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ द मोशन, ठीक है। इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एक मिनट, मैं जरा इसको लिख के भी दिखा दूं साथ साथ, इसका अगर थोड़ा सा मसला है, चले आता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी के ई, जिसको हम बोलते हैं, इज इक्वल टू वर्क डन। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, हमने पहले ही पढ़ा, एफ एस या एफ डी, एफ मल्टीप्लाई बाय एस। इसका क्या मतलब हुआ कि के ई के सामने हम लिख सकते हैं एफ एस, क्योंकि एफ एस इज गिवन एज वर्क डन। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी मेरे पास कोई ना कोई थी जिसको मैं वी कह देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी वाज समथिंग, यानी कि बॉडी मूव कर रही थी। हमने यही शुरू में सिनेरियो लिया कि एक बॉडी मास एम है और वो बॉडी मूव कर रही है, तो हम उसको कह देते हैं कि उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, वी आई उसकी कोई ना कोई है। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद रुक जाती है बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ एस, तो उसकी वी एफ हो जाएगी जीरो। ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीजें हमने इधर लिख दी। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, या एफ इज इक्वल टू एम में से ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब माइनस का साइन क्यों आया? बिकॉज एक्सेलरेशन उसकी कम हो रही है, डिसेलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन थी, मूव कर रही थी बॉडी, और वो मूव करते करते रुक गई है, यानी कि उसकी स्पीड जो थी कम होते होते जीरो हो चुकी है। स्पीड कम होने का मतलब है डिसेलरेट हुआ है, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज गिवन इन नेगेटिव साइन। ये तो आप लोगों को समझ आती होगी इस चीज की, इसके बारे में इतना ज्यादा हम बात नहीं करते, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। अब यू नो के वर्क डन इज गिवन एज एफ क्रॉस एस, ठीक है, एफ क्रॉस एस। अब यहाँ पर आपको गिवन है 2as लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू क्या है? एफ ओवर एम, तो ए की जगह आप लिख देंगे एफ बाय एम, लेकिन साथ में आएगा माइनस का साइन,
ठीक है, और साथ में डिस्टेंस का है मल्टीपल। अब देखें ये एफ और एस जो है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ थोड़ा समझ आ जाए आप लोगों को, कि ये वाला जो एफ क्रॉस एस है, ये आपको पता है कि वर्क डन है। अब ये देखिए वर्क डन आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर आप एफ क्रॉस एस को अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड पर रहने देंगे, बाकी सब का सब उठा के आप राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, जितनी भी चीज इसके साथ फालतू रह गई हैं वो सारी की सारी चीजें आप राइट साइड पे ले जाएंगे, तो यू आर गिवन एज वर्क डन। और हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एफ क्रॉस एस निकाल लें, या एफ डॉट एस जिसको हम कहते हैं, क्रॉस नहीं है सॉरी, एफ डॉट एस है, तो एफ डॉट एस अगर आप निकाल लें तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ली 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ए की वैल्यू, ये जो ए की वैल्यू है ये एज इट इज ये वाला वैल्यू पुट कर दी माइनस एफ ओवर एम की, तो 2 × माइनस एफ ओवर एम मल्टीप्लाई बाय एस। हमने क्या किया कि एफ क्रॉस एस को या एफ डॉट एस को हमने एक साइड पर हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो का स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक हो गया, यहाँ पर माइनस वी स्क्वायर रह गया। अच्छा, इसमें एक बुक वालों ने ना एक स्टेप मिस किया होता है हमेशा, वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसके बाद एक स्टेप क्या आएगा यहाँ पर देंगे, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, -2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी इक्वेशन के साथ, तो -2 एफ एस डिवाइडेड बाय एम आ गया, इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर होता है जीरो, ये होगा खत्म, माइनस का साइन एज इट इज आ रहा है, वी का स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर, ठीक हो गया। इसके बाद एक और है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से ये दोनों माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये माइनस आपस में कट गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एफ एस आपको पता वर्क डन होता है, बाकी ये 2 डिवाइडेड बाय एम फजूल में पड़ा हुआ है इधर, तो मैं क्या करता हूँ कि एफ एस को मैं इधर ही रहने देता हूँ, एफ डॉट एस लेफ्ट साइड भी रहने दे दिया। अगर उस साइड पे वी स्क्वायर था तो नीचे लेफ्ट साइड में एम डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में था उधर जाके 2 डिवीजन में आ जाएगा। इट मींस दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2, या एफ एस जिसको वर्क कहते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी, जो हमने बिल्कुल पहली लाइन के अंदर हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज द वर्क डन व्हिच इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय 2, कुछ भी आप उसको लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं 1/2 हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक हो गया, ये जो छोटी सी इक्वेशन लिख दी मैंने गलती से ये दैट इज गिवन एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अगर हमने फाइंड करनी है तो हमें उसकी मूव मास और उसकी वेलोसिटी हमें गिवन होनी चाहिए। अब देखें किसी भी बॉडी है तो बॉडी का तो मास होता ही होता है, और हमने शुरू में बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ दिस बॉडीज मोशन, बॉडी के मोशन की वजह से ही काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर होती है। अब बात यही है कि आप देखें इस इक्वेशन में भी आप देख लें मूवमेंट की बात हो रही है, वेलोसिटी की टर्म आ रही है, इसका ये मतलब हो गया कि हमारा इक्वेशन पूरी की पूरी इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं उसके बाद आपको मैं पुराना एक जो न्यूमेरिकल रह गया था जो बहुत सारे बच्चों निकल गया था इंटरनेट की वजह से, वो मैं समझा देता हूँ दोबारा से। अच्छा, 6.2 एग्जांपल, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम्स, ठीक है, उसका अब हमने उसका ने क्या कर दिया, मास गिवन कर दिया, स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये वी वैसे लिखा हुआ उसने, वी उसने बताना था, वी इसमें मतलब वो है इजाफी उसने गलती लिखी है। वेलोसिटी कितनी गिवन कर दी, strikes the ground with a velocity of 20 meter per second. How much is the kinetic energy of the stone? M given है, V given है, क्या मुश्किल है, क्यों मुश्किल, 500 ग्राम्स है। सबसे पहले हमने उसको ये बेस क्वांटिटी में लेकर जाना है, मैस आपका हमेशा किलोग्राम्स में होता है,
तो 500 ग्राम्स इज गिवन एज हाफ अ किलोग्राम, 0.5 जिसको हम कहते हैं, 500 ग्राम आधा किलो होता है ना, तो 0.5 किलोग्राम्स। वी आपको वेलोसिटी गिवन कर दिया 20 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी अभी आपने फार्मूला देखा हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 मास आपको गिवन है 0.5 किलोग्राम, वेलोसिटी वी आपको गिवन है 20, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा, 400 इज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज गिवन बाय 200, 200 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 100 जूल आ जाएगा। इट मींस दैट कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 100 जूल्स। अब देखें जो ही अब आपको पता है हमने वर्क डन के ऊपर भी हमने बात की थी, तो उसके यूनिट था जूल्स। अभी हमने पिछले ही स्लाइड के अंदर बात की कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। देन जब उन दोनों दोनों इक्वल है तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा, वर्क का भी जूल है, इसका भी जूल होगा। इट मींस के काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्टोन इज 100 जूल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर लें। ठीक है, फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आपको इससे लास्ट वाला न्यूमेरिकल करा देता हूँ, जो पिछला न्यूमेरिकल हमारे पास रह गया था। ठीक है, जब तक मैं वो निकालता आप लोग क्वेश्चन कर लें कोई। ये नहीं है, 4.10 रह गया था। कोई क्वेश्चन वगैरह? ओके, एक एक दफा एग्जांपल समझा देता हूँ, बच्चे ने पूछ लिया। अब देखिए एग्जांपल में उसने हमें बताया कि एक बॉडी है जिसका मास है 500 ग्राम्स। अगर हमने उसको ऊपर से नीचे फेंका, मतलब छत से फेंक रहे हैं हम उसको, तो जमीन पर आते जब लगता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जमीन पर आकर वो जब टकराया तो उसकी स्पीड क्या थी, ये वेलोसिटी क्या थी, 20 मीटर पर सेकंड। अब हमने उसके देखने काइनेटिक एनर्जी उसमें क्या थी, क्योंकि बॉडी वो ऊपर से मूव करके नीचे आ चुकी है, तो जब तक वो मूव कर रही थी तो उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए कौन कौन सा डाटा चाहिए, 1/2 तो चले कांस्टेंट है ही है, मैथ्स का आपको चाहिए, मैथ्स का डाटा चाहिए, और वी स्क्वायर यानी कि वी वेलोसिटी आपको चाहिए। अब उसने आपको वेलोसिटी भी दे दी है, वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकंड, और मैस भी आपको दे दी, दैट इज 500 ग्राम्स। बिकॉज वो क्योंकि यूनिट बेस क्वांटिटी में नहीं है उसका, तो हम उसको क्या करेंगे, बेस क्वांटिटी में लेकर चले जाएंगे। 500 ग्राम से जब उसको लेकर जाएंगे, 500 ग्राम होता है आधा किलो या 0.5 किलोग्राम्स, तो हम उसको उसमें ले चलेंगे। ठीक है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है 1/2 एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू है 0.5, वी की वैल्यू है 220, 20 का हमने कर देना स्क्वायर, बिकॉज फार्मूले के अंदर गिवन है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में अभी हमने डिराइव किया अच्छा खासा लंबा। अच्छा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कैलकुलेटर में लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा 100। अब काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स। ये बस लिख लें आप, या न्यूटन सेकंड, न्यूटन पर सेकंड, हू नोस। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन है? 10 मिनट रह गए हमारे पास टोटल। मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं वो आखिरी न्यूमेरिकल करा दूँ। न्यूमेरिकल्स में ना आपको दे देता हूँ, न्यूमेरिकल्स में अभी मेरे पास खुद कहीं से डिलीट हो चुके हैं, मैं आपको दे देता हूँ। मैं 4.10 आपको दोबारा समझा देता हूँ, और वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, एक मिनट, ये मैं अगर देखूँ, अगर मैं आपको फाइल भेज रहा हूँ इधर सबको, अगर आ रही है फाइल तो आप मुझे बताएं। ये देखें, एक फाइल आप लोगों को आई है चैट के अंदर, आप लोगों को मिल गई हो शायद। कर लिया था न्यूमेरिकल, वेरी गुड, वेल डन। कर लिया तो इससे कोई अच्छी बात है नहीं।
अभी आई होगी 4.10 के नाम से, अगर नहीं आई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खुद का लिखा हुआ है, जब मैंने लास्ट लेक्चर में समझा रहा था तो चली गई थी, इंटरनेट चला गया। ठीक है, जिन जिन को नहीं आई मैं जरा बता देता हूँ। न्यूमेरिकल का ना, न्यूमेरिकल कह रहा था का ब्लॉक ऑफ मैथ्स, एक मिनट। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल था, ये लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल हमने देखना था कि a block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from a center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at the center of gravity? It means के जल्दी जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारे पास रॉड है, कितना, 1 मीटर का, 1 मीटर है ना, या 100 सेंटीमीटर आप इसको कहते हैं, 100 सेंटीमीटर्स का, जो कि अगर हम इसको बिल्कुल मिडल में रखें तो ये वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। इट मीन्स के बिल्कुल मिडल में रखने का मतलब ये है कि 50 इस साइड पे है, 50 सेंटीमीटर इस साइड पे, ऐसी बात है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1000 होते हैं, 100 होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 साइड पे 50 साइड पे। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर मैंने 50 की बजाय 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर बिल्कुल कोने में नहीं, इस जगह पर एक मैंने मैस लगाया जिसका वजन है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का मैस मैंने कोने पे लगाने के बजाय थोड़ा सा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मिडल से, जहां पर मैंने उसको इक्विलिब्रियम में लाया हुआ था, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, एक रॉड को एक वेज के ऊपर मैंने उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आया। बिल्कुल अगर मैं मिडल में रखूंगा, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखूंगा या सेंटर ऑफ मैस पे रखूंगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो रोटेट नहीं करेगा या इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि 10 किलोग्राम का मैस मैं एक साइड पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फ्रॉम द मिडल, ठीक है, तो उसका मैंने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक 10 किलोग्राम का मैस लटका दिया। अब जारी बात है, वो 10 किलोग्राम की मैस जहां पर मैंने लगाया वो वहां से नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता है, वो दोबारा क्या कहता है कि अभी हमें इस साइड पे कितनी फोर्स चाहिए, राइट साइड पे मुझे कितनी फोर्स चाहिए कि मैं इसको वो कर लूँ, दोबारा से स्टेबलाइज कर सकूँ, दोबारा उसको मैं बैलेंस कर सकूँ। इसको यहाँ पर फोर्स मैंने कितनी अप्लाई करती है। अब आपको पता है कि ये वाली फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, इसकी रोटेशन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसकी रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें अब आपकी लग जाएगी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि सम ऑफ एक, ये अभी आपके सामने न्यूमेरिकल मैंने निकाल लिया। किसी एक बच्चे को आ गई है ये वाली फाइल, ठीक है। ये फाइल यही बेसिकली जो तस्वीर बनी हुई आ रही है ये है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद आप वहीं से आप देख के कर लें। ये कुछ और आ गया, इसको मैं अगर फुल स्क्रीन में किस तरह लेकर आऊंगा, खैर। अच्छा, अब ये चीज मैं समझाने लगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी मैं समझा रहा हूँ। अगर मोबाइल है आपके पास तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों एक साथ में दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रिंट स्क्रीन के नाम से होगा, PRTSCR लिखा होगा, उसके बाद आप क्लिक करें, ठीक है। और पेंट खोल के उसके अंदर कंट्रोल V या पेस्ट कर दें तो वो आपका ऑटोमेटिकली ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अभी ये वाली डायग्राम जो मैंने इधर बनाई थी वो एज इट इज है। ये वाली जो डायग्राम बनाई है मैंने, ठीक है, ये यही शो कर रही है कि 1 मीटर का रॉड है। यहाँ पर ये जो मैंने एक ट्रायंगल रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है, ये जिसको भी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, ये इसको मैंने यहाँ पर बैलेंस कराया हुआ है। अब वहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लेफ्ट साइड पे ये देख लें आप, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने कि एक 10 kg का ब्लॉक लगा दिया। अब यहाँ की फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड्स। अब मैंने फोर्स 2 यानी कि राइट साइड पे एक उसके एंड पे मैंने एक फोर्स अप्लाई करनी है। कितनी फोर्स अप्लाई करनी है ये मैंने फाइंड करना है। कितनी फोर्स अप्लाई करूँ कि वो दोबारा से बैलेंस हो जाए, रॉड दोबारा से बैलेंस हो जाए।
अब ये देखें, खैर अब देखें ये 0 से लेकर 10 kg तक ये इसका मोमेंट आर्म यह बन जाएगा, और दूसरी फोर्स का मोमेंट आर्म इसके मिडल से लेकर F2 तक है। अब मुझे ये वाला मोमेंट आर्म पता है कितना है, 10 kg से। अब उसने बताया कि मिडल से 20 सेंटीमीटर है, तो उसका मोमेंट आर्म कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ये L1 मैंने गिवन कर दिया, या मैंने बता दिया कि दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये मैं साथ साथ में आपको हाईलाइट करता दिखा रहा हूँ कि ये मैंने इधर लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर्स, L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या फिर 0.2 मीटर्स, क्योंकि अगर हम उसको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब जो सेकंड मोमेंट आर्म है, क्योंकि उस साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड का जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ का जो मोमेंट आर्म होगा दैट विल बी 0.5। क्यों होगा, क्योंकि देख लें, आपको पता है कि 1 मीटर रॉड को अगर आप आधा करते हैं तो 0.5 मीटर है। ठीक है, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि फोर्स मैंने बिल्कुल एंड पे अप्लाई करनी है उसको। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि समीशन ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस के अगर मैं दोनों फोर्सेस को ऐड करूं तो आंसर 0 आ जाए, या फिर दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, टॉर्क 1 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1, और टॉर्क 2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, अब बात ये की थी हमने कि दोनों फोर्सेस अगर मैं इक्वल कर दूं या दोनों टॉर्क्स इक्वल कर दूं, तो सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम हमारी हो जाती है, यानी कि दोनों टॉर्क्स इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट साइड वाला टॉर्क इक्वल होगा, राइट साइड वाला टॉर्क इक्वल होगा, जिसकी वजह से वो बैलेंस हो जाएगा। दोनों टॉर्क में अगर किसी में भी चीज कोई भी टॉर्क अगर ज्यादा होगा तो वो उस साइड पे रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसी बात है। जो टॉर्क 1 है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, जो टॉर्क 2 है F2 वाली है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज both torques should be equal to each other, that is why the body is in stable condition, या वो सिर्फ वो आ सकती है आपस में, बैलेंस हो सकती है। ठीक, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया सिंपली। ठीक है, F1L1 इज इक्वल टू F2L2, ये मैंने काम इधर कर दिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने फाइंड करनी थी फोर्स F2, तो मैंने क्या किया कि F2 को मैंने इधर ही रहने दिया। ठीक है, L2 को उठा के मैंने उधर डिवीजन में लेके चला गया, तो इधर क्या होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐसे ही हो गया। सिंपल मैथमेटिकल रूल्स है, मैंने यहाँ पर अप्लाई किए। F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय L2। F1 इज गिवन एज, आपको पता है 100 न्यूटन। ठीक है, अगर 10 kgs में गिवन है तो kg इज ओनली मास, आपने वेट निकालना है तो वेट इज 100 न्यूटन। वेट वेट का फार्मूला था m1g mg। ठीक है, m है इसका 10 kg, g होता है आपका 10 आल्सो, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 न्यूटन विल बी अप्लाइड हियर। फोर्स 1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, लेंथ 1 इज, वेयर इज इट, 0.2, 0.2 इज L1, और इसी तरह L2 आपको पता 0.5 है, इसी के साथ ही नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज जब आप एंटर करेंगे तो कुछ एक आंसर सा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दैट इज द आंसर। अब ये आप लिख लें। 4.6 से 4.9 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने करा चुका हूँ पिछली क्लास में, और उसकी मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड की है मैंने शायद, आई थिंक सो। वीडियो अगर अपलोड है हुई भी है आई थिंक, अगर नहीं हुई तो मैं आपको भेज देता हूँ, मैं इसका मैं भेज दूंगा, आप लोग टेंशन ना लें, आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। हमारी क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे क्लास अलाउ नहीं करता ये जूम, 40 मिनट की क्लास होती है।